Hello students, let's discuss few literary terms. Today I am going to talk about dramatic monologue and then ballad, and last of all we will talk about irony. Now dramatic monologue, you see, it refers to a type of poetry. Dramatic monologue is a type of poetry. And these poems are dramatic in the sense that they have a theatrical quality. That is, the poem is meant to be read to an audience. And a monologue means that these are the words of one solitary speaker with no dialogue coming from any other characters. Think of one person standing alone on a stage speaking to an audience. That's it. So again let's see dramatic monologue क्या हुआ. Dramatic monologue एक तरह की पोइट्री ही होती है ना. और इन पोइम्स को हम ड्रामेटिक इस सेंस में कहते हैं क्योंकि उसमें थिएट्रिकल क्वालिटी है. नाउ व्हाट इज थिएट्रिकल क्वालिटी? कि आपकी फीलिंग्स का उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, अप एंड डाउन दिखाया जाता है, भावनाओं का उतार चढ़ाव दिखाया जाता है. यानी कि हम क्या कहेंगे कि द पोएम इज मेंट टू बी रेड टू एन ऑडियंस. कि पोएम जो है लिखी इस हिसाब से जाती है कि वो जैसे ऑडियंस के सामने पढ़ी जा रही है. और मोनोलॉग का मतलब क्या होता है कि भाई एक ही स्पीकर है. सॉलिटरी स्पीकर मतलब सिंगल स्पीकर है, बोलने वाला एक है, जो कुछ भी बोला जा रहा है वो एक ही जना बोल रहा है. और उसमें दूसरा जना, दूसरे कैरेक्टर्स यानी जिनके सामने बोला जा रहा है, यानी कि क्या कहेंगे हम, जो लिसनर्स हैं, दे डोंट से एनीथिंग इन रिटर्न. वो रिटर्न में वापस में कुछ भी नहीं बोलते, उनकी तरफ से कोई डायलॉग नहीं होता है ना. तो वी विल इमेजिन कि जस्ट वन पर्सन है ना, जो कि स्टेज पे अकेला खड़ा है और वो ऑडियंस को बोल रहा है. सो दिस वाज जस्ट बेसिक about what is dramatic monologue. Now let's talk according to your class standard. So dramatic monologue, we will say dramatic monologue is a half poem, half drama. Dramatic monologue is half poem, half drama in which a single fictional मतलब क्या होता है, काल्पनिक, in which a single fictional or historical character other than the poet speaks to silent audience. और ऑडियंस एक भी जना हो सकता है, एक जना भी हो सकता है और ज्यादा जने भी हो सकते हैं. So this form of poetry was perfected by Robert Browning, है ना. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस टाइप ऑफ पोएट्री को एक परफेक्शन दी थी. So there are certain characteristics of dramatic monologue, है ना. A single person but not the poet utters the words presented in the entire poem in a specific situation. Dramatic monologue जो है all the time it opens out of critical situation. कोई critical situation होती है, कोई specific situation होती है जिसमें वो single person जो है, जो कि poet नहीं है, हालांकि poet का माउथ पीस है ना. ही इज कॉल्ड द प्रोटैगनिस्ट. जो लीडिंग कैरेक्टर होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. तो एक सिंगल पर्सन बोलता है, वो पोएट नहीं होता. कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको पोएट ने अपनी आउट ऑफ इमेजिनेशन क्रिएट किया है, और वो फिक्शनल कैरेक्टर जो है जिसको अपन काल्पनिक कैरेक्टर कहते हैं, तो वो फिक्शनल कैरेक्टर जो है वो बोल रहा है जो कुछ भी पोएम में लिखा. दूसरी बात, प्रोटैगनिस्ट addresses and interacts with one or more persons and the reader is aware of the presence of the audience and their reactions. कि प्रोटैगनिस्ट मतलब जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो बोल रहा है ना. जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो एक या एक से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर रहा है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है. तो जो ऑडियंस है वो रिटर्न में कुछ नहीं कहेंगे, उनकी प्रेजेंस पता चलेगी तुमको, उनकी प्रेजेंस पता चलेगी, बट दोज लिसनर्स दे वोंट से एनीथिंग इन रिटर्न, है ना.
Third point is कि monologue is so organized that its focus is on the temperament and character that the dramatic speaker unintentionally reveals in the course of what he says. मोनोलॉग को इस तरह से लिखा होता है और उसका फोकस होता है कि जो करेक्टर बोल रहा है उसके टेम्परामेंट के बारे में पता चले, उसके स्वभाव के बारे में पता चले, उसके करेक्टर के बारे में पता चले, है ना। और वो जो ड्रामेटिक स्पीकर है जो बोल रहा है वो अनइंटेंशनली अपने बारे में बता जाता है। किससे, कैसे पता चलता है ऑडियंस को? जिस तरह से वो बोल रहा है उससे पता चलता है। So in other words, we will say that the dramatic monologue aims at the psychoanalysis of the audience. So such poems reveal the mind of the character, whose personality is revealed unwittingly. I will cite an example before you, because I told you that Robert Browning is one who perfected this term, who perfected this type of poetry, dramatic monologue. So there is one important dramatic monologue from the pen of Robert Browning. There are, of course, he is a master of writing dramatic monologues. He has written number of dramatic monologues. My Last Duchess, The Last Ride Together, Andrea del Sarto, Grammarian's Funeral, Rabbi bin Ezra. Number of dramatic monologues have been written by him. Because Robert Browning's main interest was in penetrating the psyche of man, है ना। उसका इंटरेस्ट था साइकोलॉजी की बात करना, साइकोलॉजिकली पेनिट्रेशन की बात करता था। तो आई विल टॉक अबाउट दैट पोएम so that you may understand what is the dramatic monologue. So here in My Last Duchess, what is there? The Duke of Ferrara is there. He is a widower, है ना। He is a widower, यानी कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो काउंट्स एनवॉय, पास्ट वाले काउंटीज होते थे, मतलब जैसे छोटे छोटे से प्रोविंस होते थे, उसके राजा को काउंट कहते थे। एनवॉय मतलब मैसेंजर। तो उस काउंटी जो है वहां पर उनके पास में है, तो उस काउंट का जो एनवॉय है, ही ब्रिंग्स ए मैरिज प्रपोजल फॉर दिस ड्यूक ऑफ फेरारा ऑफ काउंट्स डॉटर। काउंट की डॉटर की मैरिज प्रपोजल भेजी गई है काउंट के द्वारा ड्यूक ऑफ फेरारा के लिए। अब ड्यूक ऑफ फेरारा, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ही इज द मेन स्पीकर, है ना। सो सिचुएशन इज दिस, सिचुएशन क्या हो गई? क्रिटिकल, स्पेशल सिचुएशन से ड्रामेटिक मोनोलॉग शुरू होता है। सिचुएशन क्या है कि भी ड्यूक ऑफ फेरारा इज ए विडोर and the count's envoy has brought a marriage proposal for this Duke of Ferrara. And the Duke of Ferrara is showing him a portrait gallery. पहले जमाने में वो रेनेसां पीरियड को बिलोंग करती है, तो उस टाइम में ना बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट गैलरीज लोगों ने रखी होती थी, बनाई होती थी, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने मेंटेन की होती थी, है ना। तो वहां पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग है माई लास्ट, उसकी डचेस की, उसकी वाइफ की, डेड वाइफ की, जिसकी डेथ हो चुकी है। तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो वो कहता है, पहली लाइन ही पोएम की यही है, दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ना। तो वो उसको ऊपर ले जाता है अपनी पोर्ट्रेट गैलरी में और उसको उस पोर्ट्रेट के आगे खड़ा कर देता है कि देखो ये मेरी लास्ट डचेस है ना। फिर पूरी पोएम में जो कुछ भी बोल रहा है उससे पता चलता है कि ये कितना मीन टाइप का वो है। कहता है, शी स्माइल्ड नो डाउट, ना, शी स्माइल्ड नो डाउट, बट हूसोएवर पास विदाउट मच द सेम स्माइल, कि वो स्माइल तो सबको देती थी, आता था उसको हंसना, लेकिन वो सभी को एक जैसी स्माइल देती थी। एंड दिस थिंग ही कुड नॉट। He says that she had no sense of distinguishing the royal things from the mean things, है ना। Suppose he gave her a gift of necklace, she will compare it with anybody's gift, हर किसी की गिफ्ट के साथ कंपेयर कर देती थी। ऑर्किड में से किसी ने
किसी सर्वेंट टाइप के लेवल के जने ने अगर कोई बुके दे दिया उसको बना के, तो उससे भी वो उतनी खुश हो जाती थी। अगर उसने इवनिंग में कोई सनसेट सीन देखा तो उससे भी खुश हो जाती थी, है ना। शी हैड नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हु कुड टीच सच अ वन, कि ऐसे जने को कौन सिखाए। फिर बोलता है दिस ग्रू आई गेव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि उसका ये बिहेवियर जो है मेरी बर्दाश्त से परे होता चला गया। तो फिर क्या हुआ, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि मैंने ऑर्डर दिया और फिर मैंने उसको मरवा दिया। और फिर नेक्स्ट लाइन है पोएम की, जब कभी तुम्हें मौका मिलेगा, whenever you will get an opportunity, do read this poem. Looking as if she were alive, looking as if she were alive. तो जो कुछ भी उसने उसको कहना था वो उसने कह दिया। फिर उसको कहता है विल इट प्लीज यू राइज, पहले तो जब लेके जाता है पोर्ट्रेट गैलरी में तब तो उसको बिठा देता है, और फिर जब सारी बात उसकी खत्म हो गई जो उसने उसको कहना था कि चलो चले नीचे चले, नीचे जाते हुए वो उसको रास्ते में एक स्टेचू पड़ा होता है, नेपच्यून टेमिंग द सी हॉर्स। नेपच्यून कौन होता है, सी गॉड होता है। तो वो जैसे घोड़े के ऊपर बैठा है और उसकी लगाम उसने पकड़ी हुई है, तो उसको वो दिखाता है, कहता है क्लॉज इंसब्रग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, कि उसने उस कल्चर का नाम बताता है कि उस मूर्तिकार ने ये मूर्ति स्पेशल मेरे लिए बनाई। So thereby giving an indication कि भी he would like such sort of statues in his rare pieces of art। इस तरह के rare pieces of art वो अपनी डॉगरी में भी जाएगा, है ना। किस तरह से राउंड अबाउट वर्ड्स में बात करता है, कहता है कि भी आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन काउंट्स डॉटर, माई इंटरेस्ट इज नॉट इन डॉगरी, है ना। बट आई नो दैट द किंग दैट count is very generous. It is clear from the sufficient amount of dowry that he will give his daughter. कहता है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ उसमें है, काउंट की डॉटर में है, मेरा इंटरेस्ट डॉगरी में नहीं है। लेकिन काउंट बहुत जेनरस है, मुझे पता है इस बात का, और इस चीज के लिए तो कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इतनी डॉगरी अपनी बेटी को देगा। देखा तुमने, ही इज ए ग्रीडी मैन आल्सो, कैसे राउंड अबाउट वर्ड्स में बात कर। तो वो अपने आप को प्रेजेंट तो यूं करता है कि भी जैसे वो बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत विट्टी, बहुत एजुकेटेड, बहुत समझदार, बहुत अच्छी नेचर का है, जबकि ऑडियंस उसका टोटली ऑपोजिट इंप्रेशन बनाती है कि भाई जो इनोसेंट थी वो डचेस थी, ये कौन है, इज ए डीलर इन ह्यूमन सोल्स, इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। तो इस तरह से होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी में क्या होता है, सोलिलोक्वी एक ड्रामेटिक डिवाइस है जिसमें ऑडियंस स्टेज के ऊपर वो करेक्टर खड़ा है, तो वट एवर द स्पीकर इज सेइंग, वो करेक्टर जो कुछ बोल रहा है उस प्ले में एक्ट करने वाले दूसरे करेक्टर्स को नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को सब पता है कि वो क्या बोल रहा है। असाइड भी ऐसे ही है, लेकिन असाइड क्या, छोटी सी, जैसे कोई किसी ने पीठ मोड़ी अपन जरा सा उसके बारे में कोई कमेंट कर देते हैं ना, दैट इज असाइड। और सॉलिलोक्वी लंबी होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में थोड़ा सा पर्पस ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है इस सेंस में कि भाई, और जो स्पीकर है वो तो कोई और तरह का इंप्रेशन बनाना चाह रहा है, और जो ऑडियंस है वो उसके बारे में बिल्कुल अपोजिट इंप्रेशन बनाती है। और ऑडियंस का इंप्रेशन कहाँ से बनता है, जैसे कि जब वो स्पीकर बोल रहा होता है उसके बोलने के लहजे से ही, उसके बोलने के वे से ही ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि वो उसको एनवॉय को कहता है कि भाई नहीं नहीं मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी डॉवरी में, है ना, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ काउंट की डॉटर में है। लेकिन काउंट बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बिकॉज इट विल बी क्लियर, his generosity will be clear from the point, because he will be giving sufficient amount of dowry to his daughter. I hope you must have understood now what I want to say about dramatic monologue. So next is ballads. Ballad क्या है,
Ballad took on the meaning of a slow form of popular love song, and the term is now often used as synonymous with any love song. And the most common use of the term ballad is common use of the term ballad is modern pop music is for an emotional love song, and their music videos will often be narrative. तो ballad क्या होता है? एक narrative सी poem. Power ballads are slow tempo songs, often building to a loud and emotive chorus. Chorus क्या होता है? ग्रुप में, है ना? तो बैलेड क्या हुआ? कुल मिला के हम क्या बात करेंगे? बैलेड इज अ टेल इन वर्स. बैलेड इज अ टेल इन वर्स. पोएम की फॉर्म में कहानी सुनाना टू एन ऑडियंस, लोगों. It is usually based on events such as family disaster, है ना, an exciting adventure और love encounter, fierce battle, so on. कोई भी टॉपिक हो सकता है ना, कि किसी आप एडवेंचर के बारे में बता रहे हो, कोई फैमिली डिजास्टर के बारे में बता रहे हो, कोई लव एनकाउंटर के बारे में बता रहे हो. And the tale is usually fierce and tragic and frequently introduces the supernatural elements also. You see, you must have heard Coleridge's The Rime of Ancient Mariner. That is a very beautiful ballad. So supernatural elements are also there. The tale opens abruptly without any attempt at systematic introduction, है ना, बिना कोई इंट्रोडक्शन सिस्टमैटिक वे से दिए हुए पोएम एकदम बैलेड शुरू हो जाता है. एंड देयर इज रेपिटिशन आल्सो. जैसे वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में कॉलेज स्टार्ट करता है कि भाई वेडिंग गेस्ट होते हैं, उन वेडिंग गेस्ट में से एक को वो रोक लेता है. कौन? मैरिनर. उसकी बाजू पकड़ लेता है और वो कहता है कि भाई नहीं नहीं मेरे को जाने दो. उसकी बाजू पकड़ लेता है, वो जाने नहीं देता. फिर वो क्या है कि भी वो जिद कर रहा है वेडिंग गेस्ट की मेरे को जाना है शादी में, लेकिन वो मैरिनर उसको पकड़ लेता है. फिर मैरिनर लुक्स इनटू हिज आईज. मैरिनर उसकी आंखों के अंदर देखता है. उसकी आंखों के अंदर देखते ही जो है वेडिंग गेस्ट वहीं का वहीं टिक जाता है और फिर वो 3 साल के छोटे बच्चे की तरह से उसकी बात सुनने लगता है ना. ये बात है. तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बहुत सारे हैं इस पोएम में and it will take a long time. So my point is कि poem opens abruptly without any mariner, without any attempt at systematic introduction. कोई systematic introduction. Often the same lines are repeated again and again as a refrain, and stock phrases are freely used. The story is told in simple, impersonal manner, and it usually has vivid dialogues also. कॉल्डिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बहुत बढ़िया एग्जांपल है बैलेड का. तोरू दत्त की जो पोएट्री कलेक्शन है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इट आल्सो इंक्लूड्स एक्सक्विजिट बैलेड्स बेस्ड ऑन इट. That thing is ballad is what? Ballad is a narrative poem. Ballad is a story in verse, है ना. पोएटिक फॉर्म में, पोएम की फॉर्म में कोई स्टोरी सुनाना, कोई कहानी सुनाना किसी युद्ध के बारे में, किसी रोमांटिक लव के बारे में, है ना, कोई वॉर के बारे में. So that thing is there. Next is irony. Irony is a figure of speech, है ना. Irony is a form of figure of speech in which the person delivering the ironic statement says something which is completely opposite to what they mean or what the reality of the situation is. Irony एक figure of speech है जिसमें कोई भी person अगर कोई statement दे रहा है तो उसकी statement बिल्कुल उलट होएगी जो वो कहना चाह रहा है या जो उस situation की reality है. समझ में आया? आयरनी का मतलब जहां पे इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि बंदा कह कुछ रहा है और कहना कुछ और चाह रहा है, उसको हम आयरनी कहते हैं. कि आप जो कह रहे हो आप वो नहीं कह रहे, आप कहना कुछ और चाह रहे हो. चाहे वो पर्सन की बात हो और हो सकता है ये सिचुएशन की बात हो रही है तो रियलिटी ऑफ सिचुएशन जो है दैट कुड बी अदरवाइज.
Now, types of irony. Irony is of three types: verbal irony, situational irony, and dramatic irony. Then let's see verbal irony. Verbal irony क्या होती है? When someone uses a phrase that is verbal irony, they are expressing a meaning which is contrary to the actual reality. They may say something which is the complete opposite of what is meant. If it is raining outside, you might hear someone say, "What lovely weather we are having at the moment." तो अब देखो क्या बात हो रही है. अगर बाहर बरसात हो रही है तो कोई दूसरा जना क्या कह रहा है कि देखो कितना बढ़िया मौसम है इस समय. Verbal irony is sometimes used as figurative language. Then next is situational irony. When used as a literary device, situational irony is something which refers to a situation regarding what is expected to happen and what actually. So, irony lies with the expectation of the outcome of a situation when in reality something completely different occurs. Irony can be used in a sarcastic sense to display the opposite. ठीक है. तो सिचुएशनल आयरनी का क्या मतलब है? सिचुएशनल आयरनी का मतलब आप एक सिचुएशन की बात कर रहे हो जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो व्हाट इज रिगार्डिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो रहा है और जो एक्चुअल में होता है ना, उन दोनों में डिफरेंस होता है. आयरनी लाइज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन. तो आयरनी इस बात में है कि उस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, when in reality something completely different occurs. और रियलिटी में होता सब कुछ उलट है. तो irony can be used in a sarcastic sense to display the opposite. देखो एक शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, जिसमें किंग डंकन जो है, मैकबेथ इज ए जनरल इन द आर्मी ऑफ डंकन. तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो वहां पे वॉर सीन दिखाते हैं, और क्योंकि मैकबेथ हीरो है इस प्ले का, तो मैकबेथ की विक्ट्री होती है, तो ही इज द जनरल ऑफ द आर्मी एंड ऑल दैट. तो किंग डंकन जो है वो बहुत खुश होते हैं. तो मैकबेथ तो वो अपने आप आउट ऑफ जेनरोसिटी ही डिसाइड्स टू कम टू मैकबेथ कासल एज ए डिनर, फॉर अ डिनर, है ना, कम मैकबेथ कासल फॉर डिनर. और जबकि मैकबेथ के दिमाग में क्या चल रहा है कि भी ही इज टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि वो हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, और उसने उसी ने उसकी वजह से स्कॉटलैंड की विक्ट्री हुई. तो वहां पे टाइटल ऑफ ऑनर्स होते हैं. थेन ऑफ ग्लैमिस टाइटल भी उसको मिल चुका, थेन ऑफ कॉर्डर टाइटल भी मैकबेथ को विक्ट्री के बाद डंकन दे देता है. तो इस प्ले में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी दिखाए हैं. तो विचेस का विचेस दिखाई हैं, विचेस मतलब चुड़ैल. तो विचेस का रोल होता है, विचेस के लिए क्या है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, कि जो कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए फेयर है वो उनके लिए फाउल है, और जो ह्यूमन बींग्स के लिए फाउल है वो उनके लिए फेयर है. तो विचेस डिसाइड करती हैं कि हमने मैकबेथ को स्पॉइल करना है, मैकबेथ को तबाह करना है. तो विचेस फटाफट भाग के जब मैकबेथ वापिस आ रहा होता है बैटल के बाद, तो विचेस ऑन द वे मिल जाती हैं. तो फर्स्ट विच कहती है थीन ऑफ ग्लैमिस, सेकंड कहती है थीन ऑफ कॉर्डर, और थर्ड कहती है किंग ऑफ स्कॉटलैंड. तो थीन ऑफ ग्लैमिस टाइटल तो ऑलरेडी था, थीन ऑफ कॉर्डर उसको बाद में मिला बैटल के, क्योंकि जिस बंदे को थीन ऑफ कॉर्डर टाइटल मिला हुआ था उसने क्या किया कि बैटलफील्ड में बीट्रे किया, एनिमी की साइड में हो गया. तो किंग ने उसको तो डेथ पनिशमेंट दे दी, और वो टाइटल उन्होंने मैकबेथ को दे दिया. तो मैसेंजर आ जाता है बताने के लिए रास्ते में कि भी तुम्हें थीन ऑफ कॉर्डर भी टाइटल दिया गया है. तो अब मैकबेथ के दिमाग में, क्योंकि खुद के दिमाग में इविल है, एम्बिशन है इविल के रूप में, उसको लगता है जब दो प्रोफेसिस विचेस की ट्रू होगी तो थर्ड भी ट्रू होगी, है ना. अब किंग उसको कैसे अपना किंग बना सकता है मैकबेथ को, जबकि उसके अपने दोनों बेटे हैं. तो जब वो पहुंचता है कोर्ट में, तो डंकन अनाउंस करता है कि उसके बेटे जो हैं डोनाल्ड बेन और मेलकम, दे विल बिकम द किंग, दे विल ऑक्यूपाई आफ्टर हिम एंड लाइक दैट ही वांट्स टू नॉमिनेट देम एज किंग.
तो मैकबेथ को लगता है कि भाई उसके तो चांसेस जो हैं दे आर स्लिपिंग अवे टू बिकम द किंग। नाउ अब मैकबेथ को किंग बनना है, उसकी वाइफ उसके लिए फूल प्रूफ प्लान बनाती है कि दे विल मर्डर द किंग व्हेन ही विल कम टू देयर कासल। तो इंटेंशनली देखो यहाँ पर मैकबेथ डंकन ने तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जेनरोसिटी हिमसेल्फ डिसाइडेड टू विजिट देयर कासल फॉर डिनर, और उधर लेडी मैकबेथ ने और मैकबेथ ने मिलके वो प्लान कर रखा है टू मर्डर डंकन ड्यूरिंग द मिडनाइट आवर्स, है ना, ये सीन है। तो अब बात क्या है कि डंकन जो है अपने पूरी पार्टी के साथ, पूरे फॉलोअर्स के साथ वहां पे आ गया। तो वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है और बहुत सीन सिचुएशन बहुत बढ़िया है, नेचुरल सीनरीज बहुत ज़्यादा है। तो डंकन क्या बोलता है, दिस कासल हैज ए प्लेजेंट एयर, है ना, सुन रहे हो कि बात तो इतनी सी हुई, दिस कासल हैज ए प्लेजेंट एयर, कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, इतनी सी बात। उस सीन को, वहाँ की सीनरीज को, वहाँ की ग्रीनरीज को देख के कहता है। और ऑडियंस को पता है कि कितनी एक सिचुएशन, कितनी है कि ये कासल प्लेजेंट है, यहाँ का एयर, एयर मतलब एनवायरनमेंट, कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना एक प्लेजेंट है, ये तो सुबह पता चल जाएगा, क्योंकि आधी रात में तो उसका मर्डर ही हो जाना है ना। तो ये सिचुएशनल आयरनी, आयरनी कहलाई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। देन ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी occurs in everyday life when a situation is happening yet the person within the situation is unaware of what is occurring। ड्रामेटिक आयरनी तो हर रोज हम लोगों की लाइफ में होती है, कब कोई सिचुएशन हो रही है और पर्सन को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इफ ए पर्सन वर टू बी मोकिंग अ फ्रेंड फॉर लूजिंग हिज वैलेट but didn't realize that he had also lost his own wallet। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहा है कि देखो उसका पर्स खो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका अपना पर्स भी खो गया, दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टर्म आयरनी, है ना। सो आयरनी इज ए फॉर्म ऑफ कंट्रास्ट, it arises when we say something and mean just the opposite। This is what all about the terms which I decided to talk with you। One is what? A dramatic monologue, then we talked about ballet, and then irony। I hope you must have understood all these terms। Thank you।